Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is February 22nd, so let's get started. फर्स्ट यहाँ पर ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं इंडिया में फॉर रायसीना समिट कि जो हमारे दिल्ली के ही रायसीना हिल्स पर होता है। इनके इन्होंने भी यही कहा है कि गाजा वॉर ठीक है अपनी जगह बट आईएमसी कॉरिडोर मस्ट गो ऑन। ओके, इस टॉपिक को हम ऑलरेडी मींस 450 प्लस में कवर कर चुके हैं, तो हम उससे रिलेटेड सारी चीजें देखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज रिमेंबर कि जिन कंट्रीज से पास हो रहा है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन रास्ते में जितने भी पोर्ट्स आ रहे हैं ना, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा प्रिलिम्स के। ठीक है, इस कॉरिडोर के अक्रॉस भी जो पोर्ट्स लोकेटेड हैं अलग अलग कंट्रीज में, सिमिलरली ऑल ओवर द रेड सी में भी जितना इशू चल रहा है वहां पर भी किस कंट्री में कौन सा पोर्ट लोकेट करता है, ये भी आपके लिए एक प्रोबेबल क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में। ओके, और तीसरा क्वेश्चन आपको जो बनेगा वो बनेगा इस रीजन में एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, सो ये तीनों चीज याद कीजिएगा, रखिएगा। और मैंने सिर्फ इसकी बनी हुई एक लिस्ट भी दी है आपके साथ, और मैंने आपके साथ रेड सी पर भी एक सेपरेट सेशन किया था मीन्स 450 प्लस में। ठीक है, उसमें भी हमने रेड सी और उस पर लोकेटेड सभी पोर्ट्स, इश्यूज, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में जाना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मणिपुर हाईकोर्ट, जिस वजह से ये पूरा लड़ाई शुरू हुई कि मिताइस को एसटी टैग दिया जाए, अब उसको विड्रॉ कर लिया है मणिपुर हाईकोर्ट ने। It modified its March 27 order that asked Manipur government to consider the inclusion of Meiteis in the list of scheduled tribes. Okay, like सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब सोच रहे हैं कि यार इसको ठीक किया जाए। ठीक है, तो वही वाली हाल हो गए। आप विड्रॉ कर रहे हो यानी कि आपने उस वक्त जब दिया था तभी आपने प्रॉपरली उसको एग्जामिन नहीं किया था, आपने सोच समझ के नहीं दिया था वो जजमेंट। यहाँ पर स्पेस सेक्टर में हमने 100% एफडीआई अप्रूव कर दी है। प्रोसेस वही है, हमारा गोल भी वही है कि इससे एफिशिएंसी आएगी सिस्टम में। ठीक है, टेक्नोलॉजीज आएंगी, इसके बाद मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेटर होंगी। राइट, एंड स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का और ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो 100% एफडीआई अप्रूव कर दी गई है स्पेस सेक्टर में, एज अ फॉर्डर पॉइंट काम करेगा आपके लिए एग्जाम में। इट इज एम टू अट्रैक्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज इन स्पेस। द अमेंडेड पॉलिसी एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ अप टू 74% एफडीआई अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स एंड ग्राउंड यूजर सेगमेंट। और आगे चलते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका टेस्ट किया है, जिसे कहा गया है क्रायोजेनिक इंजन 20। ये यूज होगा गगनयान मिशन में। राइट, तो और ये हमारा जो इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन है ये हम लोग यूज करते हैं जीएसएलवी मार्क 3, कि मार्क 3 में, और इसी को ऑल्टरनेटिवली हम लोग कहते हैं लॉन्च व्हीकल M3V। इलेक्ट्रल बॉन्ड इलेक्शन का सीजन आया है तो हेल्थ सिस्टम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कुछ कंपैरिजन किया है बिटवीन यूपीए गवर्नमेंट और अब की एनडीए गवर्नमेंट में। एंड ये पहले यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपैरिजन क्यों कर रही हैं। ओके, पहले कुछ कंपैरिजन यहाँ पर देखते हैं। अचीवमेंट्स ड्यूरिंग 2000 टू 2020, टर्की, थाईलैंड और इंडिया के कंटेक्स्ट में। आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चे जिनकी डेथ हो रही है पर थाउजेंड लाइव बर्थ, उसकी अगर हम बात करें तो टर्की ने कितना अचीव किया है, 30 से उन्होंने 8.1 तक पहुंच गए। थाईलैंड 18 से 7.4 तक, और हम लोग पहुंचे थे 66 से 27। ओके, तो हमारी अचीवमेंट भी काफी बेटर थी। ये 2020 तक की बात कर रही है। एमएमआर, यानी कि नंबर ऑफ मदर डेथ ऑफ मदर्स पर 1 लाख बर्थ। ओके, तो इसमें 42 से 17, और हमने भी अच्छा अचीव किया था 370 से 103। ओके, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कितना करते हैं लोग, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा। इन लोगों ने काफी कम किया था। ठीक है, ये हमारे यहाँ काफी ज्यादा है अभी भी। ठीक है, उसी तरीके से हम जीडीपी का कितना परसेंट स्पेंड कर रहे हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर में, तो अब देखिए इंडिया कितना कम स्पेंड करता है अपने हेल्थ पर, जबकि इवन थाईलैंड और टर्की, इन लोगों ने बढ़ाया अपना एक्सपेंडिचर और काफी अच्छा बढ़ाया, 2.84 से 3.64, 1.71 से 3। देखिए हम लोगों ने 0.8 से सिर्फ 1.8 तक ही गए। यानी कि एक चीज है कि जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सोशल सेक्टर हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ, इन दोनों में ही हमारा जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है एक्सपेंडिचर, वो बहुत पुअर है। ठीक है, और यही दो सबसे बेसिक नीड होती है इंसान की, और मोर इम्पोर्टेंटली इन ए डेवलपिंग कंट्री।
ना पॉलिटिकल आउटलुक की बात करते हैं, तो इन्होंने कंपेयर किया है बीजेपी और उससे पहले की कांग्रेस पे, पर हमें वो कंपैरिजन में नहीं जाना है। हमें बस ये कहना है कि हमें ज़रूरत क्या है करने की। फर्स्ट, रिवैम्पिंग द प्राइमरी हेल्थ सिस्टम। सेकंड, इंश्योरिंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर। थर्ड, एक्सपेंडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मैन पावर, एंड इंक्रीजिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमने कोविन प्लेटफॉर्म के टाइम पर किया, उनको ट्रेस करने के लिए पेशेंट्स को। BJP saw health as a commodity, ठीक है, provided through public-private partnership with market-based pricing, moderated by social health insurance। तो यहाँ पर ये बीजेपी को ही क्रिटिसाइज कर रही है कि ये हर चीज में प्राइवेटाइजेशन की नजर से देखते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पहले जो कांग्रेस थी वो हेल्थ को एज अ पब्लिक गुड देखती थी। तो हम इनके इस ओपिनियन में नहीं पढ़ना चाहते, हम सिर्फ वो पॉइंट्स उठाएंगे जो हमारे काम के हैं। फिर यहाँ पर जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो उसने क्या किया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया बाय एस्टैब्लिशिंग नेशनल मेडिकल कमीशन, which further strengthened the rural health infrastructure with capital investment, expanded social health insurance, and established the National Health Authority to undertake strategic purchasing of services from the public and private sector। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो न्यू गवर्नमेंट ने आके की है। बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्पेशली बिहार में देखिए, एक डॉक्टर 20,000 पॉपुलेशन को हैंडल कर रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। नाउ फोकस सीम्स टू बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स मेडिकल केयर इन टर्शियरी सेंटर्स। फिर टर्शियरी सेक्टर में आप काम करेंगे, आप टर्शियरी हेल्थ केयर की बात कर रहे हो, जबकि आपका फोकस होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की हेल्थ केयर में, क्योंकि अधिकतर जो बीमारियां हैं अगर उनको प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर ही आप टैकल कर लेंगे तो टर्शियरी लेवल तक पहुंचने की नौबत नहीं आती है। बट गवर्नमेंट का फोकस कहीं ना कहीं टर्शियरी लेवल पर ज्यादा है। नेक्स्ट है यहाँ पर एंडिंग द डिस्क्रिमिनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल एक केस आया था एक विमेन का, उसको आर्मी में नर्सिंग की जॉब करती थी, फिर उनको ये कहा गया है कि आपकी शादी हो गई अब तो आपको जबरदस्ती रिटायर किया जाएगा। ओके, तो ये दिखाता है एक पैट्रियार्कल ओवरटोन बाय ऑब्जर्विंग दैट रूल्स व्हिच पेनलाइज women employees for getting married are unconstitutional। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं है, इनइक्वालिटी आती है इससे। तो ये जो पैट्रियार्कल रूल है, इट अंडरमाइंस द ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयर ट्रीटमेंट। फिर उस लेडी को 60 लाख कंपेंसेशन देने को भी कहा गया है। Now, her dismissal was wrong and illegal. The rule against the marriage was applicable only to women nursing officers। राइट, ये सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर्स पे लागू हो रहा था। ये जेंडर पैरिटी की लड़ाई बहुत लंबी चली है, स्पेशली आर्मी में। इनको परमानेंट कमीशन अलाउ भी की गई है, तो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन इन 2021। इसके अलावा विमेन के साथ और भी कई बैरियर्स होते हैं, जैसे एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में। ठीक है, तो एक बुलिंग माइंडसेट है सोसाइटी में। मैनी गर्ल्स ड्रॉप आउट कर जाती हैं स्कूल से ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर टॉयलेट्स। और ये बताइए फैक्ट भी है, क्योंकि जब व्हेन आई वेंट फॉर राइटिंग माय मेंस इन 2018, ओके, इन भोपाल, तो वहाँ पे यूपीएस ने जो सेंटर दिया था ना, बहुत बुरी कंडीशन में था। वो वैसे गर्ल्स स्कूल था, क्लास 8 या 9 तक। ठीक, वो बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में था, क्योंकि वहाँ टॉयलेट्स ऐसे थे, जस्ट जस्ट फॉर नेम से, एक 3 वॉल बना दिए, वो भी हार्डली 4 या 5 फुट हाइट की, एंड पतली सी एक नाली थी, और एक प्रॉपर टॉयलेट था टॉयलेट सीट के साथ। दैट्स इट। ओके, तो वहां पर जब यूपीएससी की तैयारी करते तो बॉयज वर फोर्स टू गो आउटसाइड ओनली। तो ये जिसमें वहाँ गर्ल्स के साथ भी हो गया, वो बहुत बुरे हाल में था। ओके, और ये भोपाल की बात है, किसी छोटे शहर की भी नहीं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये तो प्रमोट कर रही है कि हम शेल्टर देंगे, हाउसिंग देंगे, बट ये हाउसिंग ना अच्छी नहीं बन रहा है, लाइक अच्छा मटेरियल यूज नहीं हो रहा है इनमें। इस तरीके का मटेरियल यूज हो रहा है जो कि हीट और ज्यादा ट्रैप कर रहा है। सो व्हाट ऑल दीज टू लेडीज आर फोकसिंग ऑन दिस आर्टिकल इज कि हम लोग को स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से मटेरियल यूज करना चाहिए। ठीक, अगेन आई एम सेइंग कि ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट अगर काम के लगते हैं तो हमें जरूर पिक करना चाहिए। सबसे पहले 2 करोड़ एडिशनल हाउस होल्ड बनाने की बात की है गवर्नमेंट ने बजट में। 2 करोड़ एडिशनल हाउसेज ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू हाउसिंग स्कीम फॉर मिडिल क्लास। अर्बन जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी न्यू अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लॉन्च की जाएगी। सक्सेसफुल रही थी पिछली जो स्कीम थी आवास योजना, उसमें करीब 3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड बनाए गए, 80 लाख अर्बन अफोर्डेबल हाउस होल्ड भी बनाए गए उसमें। ठीक है, तो वो एक सक्सेस आप कह सकते हो। Now the emphasis on mass production, prioritizing speed, cost and ease of construction over factors such as thermal comfort, कि टेम्परेचर की बात आएगी, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये कह रहे हैं कि आप हाउसेज बनाइए वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बनाइए कि आप जो कंजम्पशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का वो थोड़ा सा कम हो। नाउ लेट्स नो अबाउट दिस लाइट हाउस प्रोजेक्ट। ये क्या है? द लाइट हाउस प्रोजेक्ट इसी प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क के अंडर ही आता है आवास योजना में।
ओके, दे आर पार्ट ऑफ ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। अभी इस तरह की चीजें आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इट इज पार्ट ऑफ ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज spanning 6 sites across 6 states. These lighthouse projects leverage a modern technology and innovate processes so as to reduce construction time and build more resilient and affordable houses for underprivileged. Additionally, there are ongoing efforts to utilize alternative construction technology such as मेबान। अब इस मेबान टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा जान लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करती है एडवांस एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क विच इज रिसाइक्लेबल एंड रीयूजेबल टू कास्ट एंड कंस्ट्रक्ट वेरियस बिल्डिंग एलिमेंट्स। दिस अप्रोच सरपास द ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड क्वालिटी। इसमें स्पीड और क्वालिटी बेटर होती है और कि रिलेटिवली लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं ड्यू टू रिड्यूस वेस्टेज इन दी कंस्ट्रक्शन फेज। वेस्टेज कम होता है इसमें। Though construction technologies such as Meban, they offer higher efficiency and reduce overall duration and cost of the project, they present a conundrum. The extensive use of cement and steel without proper insulation result in increased heat gain। और फिर वो जो हम अर्बन हीट आइलैंड वगैरह की बात करते हैं ना, वो सब मतलब आपकी बिल्डिंग्स गर्म ज्यादा होती हैं। अब फिर दिक्कत ये होती है कि ये कॉज करेगा आपको थर्मल डिस्ट्रेस, और फिर इसके लिए आप कूलिंग अप्लायंसेस ज्यादा यूज करोगे, एयर कंडीशनर वगैरह, और फिर उन सबसे अलग से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वगैरह होता है। तो आप एक ऐसे पैराडॉक्स में फंस जाते हो वेयर इन टेक्नोलॉजी डीम टू ऑफर ए लो कार्बन ऑल्टरनेटिव inadvertently contributes to elevated emission during operational stage, राइट। तो बस यही एक फोकस था। दो चीजें काम की थी आपकी, लाइट हाउस प्रोजेक्ट और दूसरा ये जो टेक्नोलॉजी है मेवान। बस इन दो पे छोटा सा थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कि ये क्या होती हैं। प्रीलिम्स में आ सकता है, बाकी मेंस में आपको ऐसा कहीं लिखने का मौका नहीं मिलेगा उसे। एंड अनडिक्लेयर्ड वॉर विद नेचर, तो ये पॉइंट हमने कल ही डिस्कस किया था अबाउट दिस एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो स्पेशली केरल में हो रहा है। ठीक है, पहले तो क्या आपने एग्रीकल्चर फील्ड अपनी ऑलमोस्ट फॉरेस्ट के आसपास ले गए हो, फिर बीच में जो बैरियर हो सकते थे, जो ट्रेंचेस हो सकते थे, वो आपने खुद हटा दिए ताकि आपके लाइव स्टॉक फॉरेस्ट में जाकर ग्रेस कर सकें, राइट। फिर आपके फॉरेस्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये जो आपके एनिमल्स होते हैं वो इन द सर्च ऑफ देयर फूड वो आ जाते हैं ह्यूमन हैबिटेशन वाले एरिया में, राइट। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेशली केरल में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमने डिस्कस की थी जो कस्तूरी रंजन एंड रंगाराजन की रिपोर्ट आई थी जो बनाना चाहती थी इको सेंसिटिव जोन। ओके, तो इसके अगेंस्ट काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो गए थे केरल में, क्योंकि उसका स्ट्रिप ही इतना नैरो है कि अगर उसको इको सेंसिटिव जोन बनाने जाएंगे तो उसका 70% एरिया उसी में चला जाना है। तो यहाँ पर फिर प्रोटेस्ट हुए थे, तो केरल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें एटलीस्ट केरल को आप इससे बाहर रखिए। ठीक है, क्योंकि उन कमिटीज ने कहा था कि एंटायर वेस्टर्न घाट शुड फॉर्म ए इको सेंसिटिव जोन। ओके, स्मार्टफोन एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ताली बजवाई थी पार्लियामेंट में कि देखिए हमने $5 बिलियन का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करा है। लेकिन सच ये है कि हमने खुद ही इंडिया ने ही अपने सामने टारगेट रखा था। 2019 में हम लोग एक लेकर आए थे नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। 2019 में हमने गोल रखा था अपने सामने कि हम 2025 तक $110 बिलियन का मोबाइल एक्सपोर्ट करेंगे। अब हमारे पास 2025 आने में एक ही साल बचा है और हमने एक्सपोर्ट कितना किया? हार्डली 5 बिलियन। मतलब हमने एक लगभग फ्रैक्शन भर अटेंड किया है, इतना अचीव कर पाए हम। उसके बाद भी वहां पे तालियां बजवाई जा रही थी पार्लियामेंट में कि वाह इंडिया ने कितनी बड़ी अचीवमेंट की है। ओके, और आप जरा एक बार वियतनाम की अचीवमेंट देखिए। इंडिया का एक्सपोर्ट का शेयर कितना बढ़ा, 1% से 2.5%। और नीचे वियतनाम का देखिए, इसके एक्सपोर्ट बढ़े हैं फ्रॉम 1% टू 12%, राइट। सो वो हमारे यहाँ बातें ज्यादा होती हैं, काम कम होता है। एनीवे हमारे लिए ज़रूरी है एक तो टॉप 5 इंपोर्टर्स जानना मोबाइल के। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है यूएसए, सेकंड करता है हांगकांग, थर्ड कम्स यूएई, फोर्थ कम जापान एंड फिफ्थ कम जर्मनी। इन 5 की रैंकिंग याद रखेंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ से होते हैं मोबाइल के? तमिलनाडु से, सेकंड नंबर पे यूपी से। अब यूपी मतलब वो टिपिकल यूपी की इमेज मत बनाइए, जितना भी हो रहा है यहाँ पे सब नोएडा से ही हो जाता है, ठीक है, दिल्ली एनसीआर रीजन में। और थर्ड पे आता है कर्नाटका। तो ये रैंकिंग आपके लिए ज़रूरी हो जाएगी। अब वियतनाम, वियतनाम को मोस्टली फायदा मिला है यूएस के मार्केट एक्सेस का। यूएसए ने बहुत ज्यादा इंपोर्ट करे हैं वियतनाम से। ठीक है, फोन एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से $5 बिलियन तक टच कर पाए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में, इतना ज्यादा लाख करोड़ ऑफ रुपीस देने के बाद भी।
ये इंडिया ने अपने सामने टारगेट तो बहुत बड़े रखे थे कि हम 600 मिलियन मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने डिसाइड किया था, बट हम अचीव नहीं कर पाए। इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स आर हावरिंग बिलो $10 बिलियन ईयर, जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द टारगेट। ठीक है, $110 बिलियन का टारगेट रखा, लेकिन अभी हम हार्डली $10 बिलियन से भी कम के कर पा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मोबाइल पार्ट्स, ताकि पार्ट्स इजीली आए तो हम उनको असेंबल करें, यूज करें और मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, लेकिन हम अभी भी 20% टैक्स इम्पोज करते हैं चार्जर और सर्किट बोर्ड पर। वियतनाम अट्रैक्टेड many firms which are looking to reduce dependency on China while China continues to dominate। अब यहाँ पे अगर हम इसमें देखेंगे तो अभी भी वर्ल्ड में मोबाइल एक्सपोर्ट में चाइना कितना कंट्रोल करता है? 49%। ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर 12% कंट्रोल करता है वियतनाम, इंडिया करता है जस्ट 2.6%। फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की बात आए अगर स्टेट्स में, तो हम ये सब देख ही चुके हैं पहले भी कि सदर्न स्टेट्स को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पर ना ये क्राइटेरिया जरूर देख लो एक बार, ये है 14 फाइनेंस कमिश्नर क्राइटेरिया, ये है 15 फाइनेंस कमिश्नर क्राइटेरिया। सबसे पहले आता है इनकम डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हाईएस्ट इनकम कितनी है आपके स्टेट में, और नीचे लोएस्ट आदमी जिसकी सबसे कम इनकम है वो कितना कमा रहा है, वो कहलाती है इनकम डिस्टेंस। तो आप सक्सेसिव ईयर देख सकते हो कि इसका वेटेज रिड्यूस करते चले गए हम लोग, राइट। और ये से जो लास्ट फाइनेंस कमीशन थी 15, उसने यूज किया 45% वेटेज को। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? देखिए यहाँ तक तो सब ठीक था, 10 से 25 25 ही रखा और 71 का ही सेंसस यूज कर रहे थे, सदर्न स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया 2011 का सेंसस 14 फाइनेंस कमीशन में, राइट। हमने कहा कि हम 71 का जो सेंसस है उसको सिर्फ 17.5 का वेटेज देंगे, ये, और 10% वेटेज देंगे 2011 के सेंसस को। तो भी सदर्न स्टेट ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, हमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या हुई कि जो 15 फाइनेंस कमीशन बैठा यहाँ पे, पिछला वाला, उसने कहा कि हम अब 1971 का डेटा यूज नहीं करेंगे पॉपुलेशन का। तो सदर्न स्टेट को प्रॉब्लम हुई। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने टोटल वेट कितना दिया था पॉपुलेशन को, दोनों का मिला के 27.5। तो हमें वो 27.5 भी मेंटेन करना था। तो हमने कहा कि हम जो 2011 का वेटेज था उसको 10 से बढ़ा के 15 कर रहे हैं। लेकिन सदर्न स्टेट्स के ने जो अच्छा काम किया है पॉपुलेशन कंट्रोल में, उसको रिकग्नाइज करते हुए हम लोग अलग से 12.5% का क्राइटेरिया यूज करेंगे फॉर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कि पहले भी टोटल इन दोनों को मिला के भी 27.5 ही था, यहां भी इन दोनों को मिला के 27.5 ही रहा। ठीक है, लेकिन 2011 पॉपुलेशन का डेटा वेटेज बढ़ के हो गया था 15%, जो कि सदर्न स्टेट्स को पसंद नहीं आया। और अब उनकी टेंशन ये है कि अब 15 के बाद अगर 16 फाइनेंस कमीशन आई और उसने अगर सिर्फ ये किया कि हम 2011 का ही पूरा यूज करेंगे, तो फिर उनको दिक्कत होगी। तो पहला कंसर्न उनका ये था। इसके अलावा और क्राइटेरिया क्या थे? एरिया, फॉरेस्ट कवर देखा जाएगा, फॉरेस्ट इकोलॉजी, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स नहीं, फिजिकल डिसिप्लिन वगैरह देखा जाएगा। और इसको भी याद रखिए अभी टैक्स एफर्ट, टैक्स एफर्ट को कितना वेटेज दिया गया? 2.5। 15 फाइनेंस कमीशन। और इनका टेन्योर भी याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, 15 फाइनेंस कमीशन ने दिया था अपने रिकमेंडेशन फॉर टेन्योर 21 to 26, राइट। अब जो कमीशन आएगी वो देगी आपकी 26 से 31 तक। क्लियर? ये अभी आप इस टैक्स एफर्ट को याद रखिएगा, इसमें जो वेटेज दिया ना 2.5, इस पे हम बात करेंगे दोबारा। चलो पहले देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बातें क्या है। तो आर्टिकल 270 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट बिटवीन सेंटर एंड दी स्टेट। तो मतलब हम कौन कौन से टैक्स स्टेट्स के साथ शेयर कर रहे हैं? कॉर्पोरेशन टैक्स शेयर करेंगे, पर्सनल इनकम टैक्स शेयर करेंगे, सेंट्रल जीएसटी शेयर करेंगे, सेंटर का जो शेयर आता है आईजीएसटी में वो भी शेयर करेंगे। ठीक है, इस और ये इनकी रिकमेंडेशन देगी फाइनेंस कमीशन, जो हर 5 साल में कंस्टिट्यूट की जाती है अंडर आर्टिकल 280। उसके अलावा ग्रांट इन एड भी प्रोवाइड करेगा या आपका फाइनेंस कमीशन। ठीक है, बट प्रॉब्लम है कि ये सेस और सरचार्ज इंक्लूड नहीं करता। ये बात मैंने पहले भी समझाई है आपको। ठीक है, नेट टैक्स की प्रोसीड्स की जब बात आ रही है ना दिस, तो इसमें सेस और सरचार्ज प्रोवाइड नहीं करती है, ये सेंटर एक्सक्लूसिवली अपने पास रखता है। अब मैंने आपको पेट्रोल डीजल के टाइम पर बताया था कि सेंटर ने सेस बढ़ाया 7 टाइम्स, बहुत ज्यादा। लेकिन सेस और सरचार्ज से आने वाला पैसा स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो ये पहला कंसर्न था स्टेट्स का। दूसरा, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाई जाती है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा कि इनके क्वालिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इस तरह के पॉइंट्स आपसे गलती कराते हैं एग्जाम में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह हैं वो मेंशन किए गए अंडर फाइनेंस एक्ट, कमीशन एक्ट 1951।
ठीक है, इसमें स्पेसिफाई किए गए क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, सो दिस इज वन ट्रिकी पॉइंट दैट कुड आपको जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सेक्शन फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनेंगे मिस्टर अरविंद पनागारिया, और ड्यूरेशन होगा 26 से 31 तक। Now see, cess and surcharge collected by union government is estimated at around 23% of gross tax received। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका जो टोटल टैक्स आ रहा है उसका 23% सेस और सरचार्ज से आ रहा है। इतना ज्यादा सेस और सरचार्ज बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। आपको अगर करना है तो आप सीधे टैक्स ही लगा दीजिए उस पर, अलग से सेस और सरचार्ज के फॉर्म में क्यों लगा रहे हो, ताकि आपको शेयर ना करना पड़े स्टेट्स के साथ। ओके, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ सीधे सीधे फ्रॉड है। जैसे अगर हम 2024-25 के बजट का एस्टिमेट देखें तो करीब सेंटर को इनकम हो सकती है 38.8 लाख करोड़ की, और उसमें से आप स्टेट के साथ कितना शेयर करने वाले हो, जस्ट 12.2 लाख करोड़। ओके, तो ये तो ओवरऑल आपका 32% से भी कम हो गया। ठीक है, जबकि फाइनेंस कमीशन जो पिछली थी उसने क्या रेकमेंड किया था, 41% शेयर कीजिए। ठीक, तो आप 41% शेयर तो कर रहे हो नाम का दिखाने के लिए, ठीक है, बट आप वो टोटल टैक्स का 41% नहीं दे रहे हो, आप उसमें से अपना वो सब निकाल ले रहे हो, सेस सरचार्ज के थ्रू आया हुआ पैसा। तो उसके बाद जब इसका बचे हुए का 41% भी निकालते हैं ना, तो वो पूरे टोटल का हार्डली 32% ही निकल के आता है। ये सदर्न स्टेट्स की कंसर्न जेन्युइन है। और उसके बाद फिर कुछ अमाउंट जो होता है, सम ऑफ दिस अमाउंट आर आल्सो यूज फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में स्टेट्स को शेयर करना पड़ेगा 50-50। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें स्टेट्स को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब ये कंपलसरी हो गया स्टेट के लिए कि उसका अपना जो पैसा मिला है उसमें से भी स्कीम में देना, और इस स्कीम की फॉर्मुलेशन में स्टेट के पास कोई आवाज है ही नहीं। इट हैज नो से इन फॉर्मुलेशन ऑफ दिस स्कीम, ये तो सेंटर ने बना दी। ठीक है, और आपसे बोल दिया अगर आपको ये 50% का बेनिफिट चाहिए तो आप भी 50% कंट्रीब्यूट कीजिए। राइट, तो ये कंसर्न जो थे सदर्न स्टेट के बहुत जेन्युइन, ये हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किए थे एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग में, और इसमें भी वही सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सेकेंडली, ईच स्टेट गेट्स बैक फॉर एवरी रुपी दे कंट्रीब्यूट टू सेंट्रल टैक्सेस। अब देखिए जरा इस डायग्राम को देखिए, क्यों सदर्न स्टेट्स ज्यादा बरी हैं। स्टेट की तरफ से अगर 1 रुपए जाता है सेंटर के पास टैक्सेस के फॉर्म में, ठीक है, जो भी जीएसटी वगैरह से सेल हो रहा है सब कुछ, एक स्टेट, एक अगर हम ये माने कि हर स्टेट 1 रुपए कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो उसके पास फिर डिवॉल्यूशन के बाद रिटर्न कितना आता है। तो महाराष्ट्र के पास देखिए जस्ट 0.08 आता है, जो 1 रुपए ऊपर वो भेज रहा है उसका जस्ट इतना। कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, इनका देखिए ये लोग जितना पैसा देते हैं हर 1 रुपए पे इनको सिर्फ इतना रिटर्न वापस मिलता है। अब जरा बिहार देखिए, जितना 1 रुपए टैक्स यहाँ से जनरेट होता है ना, उसके बदले में 7 रुपए वापस आता है सेंटर के पास से। क्यों? क्योंकि ऊपर क्राइटेरिया देखिए पॉपुलेशन वाला, और बिहार की पॉपुलेशन देखिएगा जाके। राइट, इसलिए सदर्न स्टेट्स नाराज रहते हैं। इवन यूपी देख लीजिए, 2.73 रुपए आएंगे, 2.63 असम को आएगा, मध्य प्रदेश 2.42, झारखंड 2.15, छत्तीसगढ़ 1, यानी कि ये सारे स्टेट्स हैं जिनको एटलीस्ट प्रॉफिट ही आ रहा है। जितना ये टैक्स अपने स्टेट से जनरेट कर पा रहे हैं उससे ज्यादा ही वापस रिटर्न में आता है। बट ये जो यहाँ से बाकी के जो स्टेट हैं इनके साथ नाइंसाफी हो जाती है। राइट, तो ये अच्छा आर्टिकल था, बाकी सारी बातें हम पहले भी कर चुके थे। About 100 Indians recruited as Russian army helpers। ओके, नेपाल का भी एग्जांपल दिया मैंने आपको इस रेस्पेक्ट में, इंडियंस के साथ भी यही हुआ है वहाँ। ये बस इंडेक्स समिट चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ इनोवेशन इन इंडिया यूएस डिफेंस, तो यहाँ पे सिर्फ टॉक्स चलती हैं अच्छी अच्छी। ओके, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम एक्नॉलेज करते हैं यूएस का इंटेलिजेंस सपोर्ट जो यूएसए ने हमें दिया था उस टाइम जब हमारा गलवान वैली में क्राइसिस चल रहा था चाइना के साथ। ठीक है, तो इंटेलिजेंस कॉपरेशन जरूरी है। और थोड़े दिन पहले मिस्टर राजा मोहन ने आर्टिकल भी लिखा था इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी। राइट, वो भी मैंने आपको समझाया था, ये भी एक टर्म है जो आपको काम आएगा, क्योंकि तीन चीजें चल रही थी ना अभी। एक तो मिलान एक्सरसाइज चल रही है इसी टाइम पर बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, दूसरी तरफ आपका, जस्ट सेकंड यार क्या हो जाता है इसमें। ओके, दूसरी तरफ आपका रायसेना समिट चल रहा है। ठीक है, वहां पर आपकी स्ट्रेटेजी डिस्कशन चल रहा है। और तीसरा चल रहा था हमारा ये इंटेलिजेंस समिट। ठीक है, अलग अलग हेड ऑफ द स्टेट्स के, अलग अलग कंट्रीज के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए थे। सेंटर एलोकेट 20 करोड़ टू बेल आउट पुअर प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स हैं जो बेल बॉन्ड का अमाउंट जमा नहीं कर पाते हैं उनकी मदद के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, ताकि जो हेड ऑफ प्रिजनर्स हैं
वो यूटिलाइज करें इस फंड को ताकि पुअर प्रिजनर्स को रिलीफ प्रोवाइड की जाए हु आर अनेबल टू सिक्योर बेल ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। मिस्टर शहबाज पीएम बन गए हैं पाकिस्तान के, कॉम्प्रोमाइज हुआ है वहां पर। ओके, कितने दिन चलेगा गॉड नोज। एफएसडीसी, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ। सी, एफएसडीसी के बारे में कुछ बातें पॉइंट्स याद रखेंगे। फर्स्ट, एक तो नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कंस्टिट्यूटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 2010। ठीक है? रघुराम राजन कमेटी जो 2008 में बनी थी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इसने प्रपोज किया था, तब जाकर हमने ये कमेटी बनाई है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर। दिस इज, यू मस्ट रिमेंबर दिस, फाइनेंस मिनिस्टर्स के चेयरमैन होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मेंबर लगभग हमारे सारे रेगुलेटर्स जो हैं इंपॉर्टेंट, उन सबके मेंबर्स होते हैं। जैसे आरबीआई के मेंबर हो, आरबीआई के जो हेड है वो यहाँ मिलेंगे, सेबी के चेयरमैन मिलेंगे आपको, पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड के चेयरमैन, और आईआरडीए के चेयरमैन। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी भी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये सब मिलके इस काउंसिल में बैठते हैं। ओके, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर जरूर याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि इट इज हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन 2018 government reconstituted FSDC to include the minister of state responsible for DA। ओके, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन ऑफ IBBI, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये चीजें गलती करा देती हैं वहां। फिर इसकी एक सब कमिटी भी बनाई जाती है। दैट सब कमिटी इज हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, दिस काउंसिल इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, बट दिस सब कमिटी इज हेडेड बाय आरबीआई। ठीक है, काउंसिल कैन ऑल्सो इन्वाइट द एक्सपर्ट्स अगर जरूरत हो तो उसको। फंक्शंस क्या है? टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एनहांसिंग इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। टू मॉनिटर दी मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि मैक्रो इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको मॉनिटर करना। ठीक है, और इसी पे यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन भी दिया था 2016 में। सी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के रेफरेंस में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, है क्या? नहीं। ठीक है, इट इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यस। इट मॉनिटर्स द मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, सो यस। सो 2 एंड 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। राइट, तो इसी तरीके से न्यूज़पेपर के थ्रू ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं, उसी से लिंक होकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया कि इलीगल लैंडिंग एप्स के बारे में हमने काफी कुछ जाना था। राइट, उसमें एक व्हाइट लिस्ट बनाता है आरबीआई। ठीक है, उसने एक व्हाइट लिस्ट भी अब पब्लिश कर दी है कि ये फर्जी ऐप्स हैं। तो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम वगैरह या जो भी हैं, प्ले स्टोर वगैरह, उनको उन ऐप्स को हटाना होगा। ये फ्रॉड कर रही हैं लोगों के साथ। कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया इस वजह से। ये लोग आपको पहले लोन देते हैं, फिर आपके मोबाइल की गैलरी कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें से आपके फोटोज लेके, अगर आप टाइमली इनके लोन नहीं दे पा रहे हो तो आपके फोटोज को मैनिपुलेट करते हैं, आपके सारे रिलेटिव्स वगैरह को करके आपको नेमिंग एंड शेमिंग की जाती है। और इस वजह से भोपाल में एक पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था, तब ये ज्यादा न्यूज में आया था। ये, तो इलीगल एप्स के बारे में हमने पहले काफी डिस्कशन किया है। एफएसडीसी के बारे में हमने आज जान लिया, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीपीआई पे हम लोग पूरा एक मींस 450 प्लस में सेशन कर चुके हैं। ठीक है, इसमें सारे इनिशिएटिव्स आ जाते हैं जो हमने डिजिटल लेवल पे लिए हैं, चाहे वो यूपीआई हो, आधार हो, फास्टैग हो, यही सब। और हम लोग ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ शेयर भी करना चाहते हैं। राइट, सो डीपीआई आर लाइकली टू प्रोपेल इंडिया टुवर्ड्स $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बाय 2030। इसलिए मेंस की वीडियोस जो है ना, उनको रेगुलर फॉलो किया करो। अभी तो उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम कर दी है हमने बनाना, क्योंकि प्रीलिम्स नजदीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो रुकेंगे, वो बनते रहेंगे। नो सी, सैटेलाइट लॉन्चिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है, इंडिया भी करता है, कई फॉरेन कंपनी कंट्रीज सैटेलाइट। बट यहाँ पर इंडोनेशिया, जो कि एक बहुत अच्छा मार्केट है, जो हमेशा चाहता है कि कोई से सैटेलाइट लॉन्च करे, वो पूरा कंट्रोल करता था चाइना। ठीक है, वो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर देता था उसको। लेकिन इनका क्या है, अभी एक लॉन्च फेल हो गया था, तो उसके बाद स्पेस एक्स, अब ये इनकी फेवरेट चॉइस बन गया। उसने इनकी 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की और अच्छे टर्म्स पे भी लॉन्च की। तो अब हमारे लिए बात ये है कि अगर हम अपने नेबरहुड में ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, चलिए चाइना से इंडोनेशिया दूर हुआ तो एक स्पेस एक्स, एक प्राइवेट कंपनी ने आके जगह ले ली, बट हम लोग नहीं ले पाए। हमने अब तो
एक प्राइवेट बॉडी भी बना ली, ठीक है, नेशनल स्पेस लिमिटेड हमारी। ओके, उसके बाद हमारे पास उसमें ऑलरेडी इसरो का एक एंट्रिक्स करके एक आर्म है जो कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च के लिए बिजनेस में डील करता है। बट हम लोग लूज आउट कर रहे हैं। सी, व्हेन ए चाइनीज रॉकेट मेल फंक्शन शॉर्टली आफ्टर इट्स लॉन्च इन अप्रैल 2020, डिस्ट्रॉइंग इंडोनेशियाज $220 million Nusantras 2 satellite, ठीक है, इट वाज ए ब्लो टू आर्कीपेलागोस एफर्ट टू स्ट्रेंथन इट्स कम्युनिकेशन। तो चाइना रॉकेट यहाँ पे मेल फंक्शन कर गया, बट अब उसकी जगह ले ली स्पेस एक्स ने, द ओनर ऑफ स्पेस एक्स। Southeast Asia's largest economy, is a key space growth market with cheap financing and promise of broad support for space ambitions and the geopolitical heft of Beijing। तो बीजिंग इसके थ्रू इंडोनेशिया के स्पेस मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एक्सेस करता है, लेकिन हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। स्पेस एक्स ने कैसे एज आउट कर दिया यहाँ पे चाइना को? बिकॉज उसकी लॉन्च रिलायबिलिटी, चीपर रीयूजेबल रॉकेट, ये इसी के लिए हम लोग भी बना रहे हैं स्मॉल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, देखिए अगर पीएसएलवी वगैरह से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो ऑब्वियसली है कि वो कॉस्टली जाएगा, ज़्यादा कॉस्टली जाएगा, ठीक है, तो फिर हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, हम चीपर सर्विस नहीं दे पाएंगे। पर स्पेस एक्स ने बनाया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, वो बिल्कुल स्ट्रेट एकदम जाता है, ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करता है, वापस से ऐसे ही आ जाता है जैसे नॉर्मल हमारे कमर्शियल एरोप्लेन आ जाते हैं। उसको ऐसा नहीं है कि वहां पे सैटेलाइट लॉन्च की उसके बाद फिर वो पूरा बेकार होके वहां गिर जाएगा पानी में जाके, मतलब वन टाइम यूज नहीं है, उसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाए हुए हैं, इसलिए वो कम कॉस्ट में भी सप्लाई कर सकता है। और बाकी इलॉन मस्क की जो पर्सनल रिलेशनशिप है वहां के प्रेसिडेंट के साथ, दैट इज डिफरेंट थिंग। स्पेस एक्स ऑल्सो वन रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर इट्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। अब बदले में स्पेस एक्स को भी कुछ मिला वहां से। SpaceX deal mark a rare instance of a Western company making inroads in Indonesia whose telecommunication sector is dominated by Chinese company। ग्लोबल लेवल की बात कर लेते हैं तो ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट वाज वर्थ 281 बिलियन इन 22 and 73 of all space business। China launched record 67 satellites last year out of 223 ग्लोबली लॉन्च हुई हैं इतनी सैटेलाइट्स। सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करता है यूएसए, उसके बाद चाइना, चाइना सेकंड नंबर पे है। ओके, और यूएसए ने जितनी सैटेलाइट लॉन्च की है ना, 109 सैटेलाइट, उसमें से 90% तो स्पेस एक्स ने करके दी है यूएसए के लिए। ओके, बाकी ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसको आप छोड़िए, अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे। ओके, नथिंग इंपॉर्टेंट हियर। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट क्लियर्स 8% इंक्रीज इन शुगर कैन फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। सी, हम लोग कहते हैं फार्मर्स को 23 क्रॉप्स पर एमएसपी मिलती है, वो एक्चुअली 23 पे नहीं मिलती है, 22 पर डिक्लेयर की जाती है एमएसपी। और शुगर 22 पे डिक्लेयर कर दिया आपने एमएसपी, शुगर पे डिक्लेयर की जाती है एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो सेंटर ने हाइक किया है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन टू 340 पर क्विंटल फॉर शुगर सीजन 24-25। ओके, और ये डिसीजन लिया किसने? तो ये लिया है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने। इस पे हम इसको डिटेल में जानेंगे, एक बार में जानते हैं, खत्म करते हैं उसको जान के। Okay, FRP is the price declared by government which mills are legally bound to pay to the farmers for the cane procured from the। अब देखिए यही लीगली बाइंड टर्म आया ना यहाँ पे, तो इसी तरह की लीगली बाइंडिंग चीज ही तो किसान अपने बाकी क्रॉप्स के लिए डिमांड कर रहे हैं ना, जब वो कह रहे हैं कि लॉ बना दीजिए एमएसपी को, वो यही कह रहे हैं कि आपने जब शुगर में लीगली किया ये चीजें, तो क्या शुगर खरीदना बंद कर दी प्राइवेट मिल ने? नहीं की ना, तो फिर क्रॉप्स के लिए भी ये सेम फैसिलिटी देने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसा थोड़ी कि प्राइवेट सेक्टर खरीदना बंद कर देगा किसान का क्रॉप, शुगर भी तो खरीद ही रहा है ना। मिल्स हैव द ऑप्शन ऑफ साइनिंग एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स विच वुड अलाउ देम टू पे द एफआरपी इन इंस्टॉलमेंट। आप किसान के साथ एग्रीमेंट कर सकते हो कि मैं आपको एफआरपी एक बार में नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगा। और ये होता है, ठीक है, यूपी हो महाराष्ट्र हो, वहां पे जो मिल्स होती हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट में ही पे करती है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, मिल्स कहती हैं हम लॉस में जा रहे हैं तो डिले हो जाता है, तो डिले के इंस्टेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप डिले कर रहे हो किसान के पैसे देने में, तो आपको इंटरेस्ट देना होगा अप टू 15% पर एनम। ओके, और शुगर कमिश्नर कैन रिकवर द अनपेड एफआरपी एज ड्यूज इन रेवेन्यू रिकवरी बाय अटैचिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिल्स। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा।
The payment of FRP across the country is governed by Sugarcane Control Order 1966 issued under Essential Commodities Act of 1955, which mandates payment within 14 days of the date of delivery of the cane. ठीक है, 14 डेज में आपको डिलीवरी कर देनी चाहिए, पैसे दे देने चाहिए किसान के, लेकिन डिले होते रहते हैं और डिले अगर आपने किया है तो फिर दीजिए 15% का इंटरेस्ट किसान को। डिटरमिन कैसे किया जाता है? ऑब्वियसली जैसे एमएसपी की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी, ठीक है, और फाइनल डिसीजन लेगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, तो उसने डिसीजन लिया है बढ़ाने का। सीएसीपी एक अटैच ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, सरकार को मानना है नहीं मानना है वो उनकी मर्जी है। हुज रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की मर्जी है कि उसको मानना है या नहीं। सीसीईए इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। The FRP is based on Rangarajan Committee report on reorganizing the sugarcane industry. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आपके प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल याद रखने चाहिए। लीगली बाउंड करता है ये मिलर्स को। आप किसान के साथ एग्रीमेंट साइन कर सकते हो कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, अगर वो एग्री करते हैं तो। ठीक है, अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 आपको पे कर देना चाहिए किसान को एक्चुअली 14 डेज में। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो पे कर दो, और अगर एग्रीमेंट करने के बाद भी आपने डिले किया तो आप 15% पर एनम इंटरेस्ट पे करेंगे उसको। रेकमेंड करती है सीएसीपी बट फाइनल डिसीजन लेती है सीसीईए, जिसको हेड करते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर। अरे, और सीसीएपी जो भी बताएगा वो बाइंडिंग नहीं होता है सरकार पे, सरकार की मर्जी है उसको मानना है या नहीं। अब सेकंड आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो बनता है कि क्या फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं एफआरपी को डिसाइड करते वक्त। तो फर्स्ट इज कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है किसानों को, ठीक है, वो कंसिडर किया। सेकंड इज रिटर्न कितने मिलेंगे ग्रोवर्स को अगर वो ऑल्टरनेटिव क्रॉप ग्रो करता शुगर केन की जगह। शुगर केन की जगह अगर ग्रो करता तो उसको कितना रिटर्न मिलता। अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर टू द कंज्यूमर्स, ऐसा भी ना हो कि आप एफआरपी इतनी हाई सेट कर दो कि कंज्यूमर को फिर जब शुगर मिले तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाए या मार्केट में अवेलेबल ही ना हो। शुगर एट विच प्राइस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शुगर केन इज सोल्ड बाय शुगर प्रोड्यूसर। Recovery of sugar from sugarcane, the realization made from sale of byproducts, byproducts जैसे मोलासेस, बसाज, प्रेस मड, ठीक है, ये सब बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जब शुगर केन को क्रश करते हैं, और ये सब हम लोग यूज करते हैं बायोफ्यूल्स में। ठीक है, तो जो मिल्स होती हैं वो इससे भी पैसा बनाती हैं, तो ये भी कैलकुलेट किया जाता है। एंड रीजनेबल मार्जिन फॉर द ग्रोवर ऑफ शुगर केन ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं और ये प्रीलिम्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं आपको। ठीक है, एफआरपी सेट करने के लिए क्या फैक्टर कंसिडर करता है सीएसीपी, ये आपके सामने है और इनको आप याद रखेंगे। नाउ हाउ इट इज पेड। एफआरपी इज बेस्ड ऑन द रिकवरी ऑफ शुगर, यानी कि आपका जो गन्ना है, ठीक है, शुगर केन है, उसमें से कितनी शुगर निकल पा रही है। जैसे 1 टन शुगर केन को हमने क्रश किया तो उसमें से कितनी शुगर हो पा रही है। FRP has been fixed at 2900 per ton as a at a base recovery of 10% for sugar season 21-22। ठीक है, ये पुराने नोट्स हैं तो वैसी बात है, ये पुरानी बात है, बट अभी हमने देख लिया है। शुगर रिकवरी इज द रेशियो बिटवीन शुगर प्रोड्यूस वर्सेज द केन क्रश। ठीक है, लाइक अगर मैंने 1 टन केन क्रश किया शुगर केन, तो कितने किलो शुगर मुझे इसमें से मिल सकती है, ठीक है, वो कहलाता है शुगर रिकवरी। The higher the recovery, higher is the FRP and higher is the sugar produced। क्लियर। साथ में अभी चाइना का हमने देखा था, तो इसमें से ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इस लोकेशन में गलतियां मत करना। सी, सबसे पहले यहाँ आप जो देख रहे हैं वो है आपका दौलत बेग ओल्डी, इसके बाद ये है वो गलवान सेक्टर जहां पे लड़ाई हुई थी, और ये जो ग्रीन लाइन जाते हुए आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। ओके, ये रोड बनाया गया है यहाँ से ताकि हमारी मूवमेंट्स स्मूथ हो सकें फोर्सेस की। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट लोकेशन वो है ये हॉट स्प्रिंग, नेक्स्ट इज पेंगोंगसो, ये है चुशूल, एक छोटा सा गांव है बॉर्डर पर, राइट। ये है डैमचौक, दिस वन जो चाइना क्लेम करता है, और ये है चुमार। ठीक है, ये कुछ लोकेशन है। अब ये जो पेंगोंगसो लेक देखा ना हमने, इसको जरा डिटेल में देखते हैं। पहले इंडियन जो आर्म फोर्सेस थी ना वो पेट्रोल कर रही थी अप टू फिंगर 8, यहां तक पेट्रोल कर रहे थे हम। फिर चाइनीज फोर्सेस धीरे धीरे आगे आती गई और अब हम लोग पेट्रोल कर पा रहे हैं सिर्फ फिंगर 4 तक। ठीक है, पहले फिंगर 4 तक हम लोग अपने बेस कैंप लगा सकते थे, ठीक है, हम अपना बेस बना सकते थे फिंगर 4 तक, और पेट्रोल करने के लिए आगे जाते थे हम लोग .8 तक, फिंगर 8 तक। ठीक है, पर चाइना ने इंडिया को पुश बैक करता रहा और ये जो पूरा डिस्प्यूट है वो इसी बात का है। ठीक है, चाइना कहता है नो नो, आप लोग सिर्फ फिंगर 2 तक बेस बना सकते हो और फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग कर सकते हो।
यहाँ तक, ठीक है, इसके आगे आप लोग नहीं आओगे। तो ये गलती हुई है इसमें, तो ऐसा नहीं है कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है, ऐसा नहीं है। हुआ तो है मगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती गवर्नमेंट। एनीवे, शुगर केन, अब ये कंडीशंस आपको याद रखनी होंगी फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि कई बार क्या आपसे कंडीशंस पूछ ली जाएंगी या फिर कंडीशंस दे के आपसे पूछा जाएगा ये किस क्रॉप की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यूज देखे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। सी, टेम्परेचर रेंज इसको जरूरत होती है बिटवीन 21 to 27, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट प्रेफर करता है, रेनफॉल अराउंड 75 to 100, डीप रिच लूमी सॉइल प्रेफर करता है। टॉप प्रोड्यूसर की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, देन कम्स कर्नाटका, तमिलनाडु एंड बिहार। India is the second largest producer after Brazil. It can be grown in all variety of soils ranging from sandy loam to clay loam. इसे मैनुअल लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। द मेन सोर्स, इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ यानी कि जैगरी, ओके, खंसारी एंड मोलासेस। Scheme for extending financial assistance to sugar undertaking and national policy on biofuel are two of the government initiative to support sugarcane production and sugar industry. ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी न्यूज़पेपर के साथ जो हमें जाननी थी। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने न्यूज़पेपर पे। द गुड थिंग इज कि आज इसमें ज्यादातर जो एडिटोरियल आए हैं वो मिस्टर फाली नरीमन पे ही आए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उन्हीं को लेकर सबने ट्रिब्यूट दिया हुआ है। यहाँ पे ग्रीक के जो पीएम आए हुए हैं उन्होंने वही कहा है कि ये 9th एडिशन चल रहा है रायसीना डायलॉग का। इट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ हाइटेंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, ए प्रोट्रैक्टेड वॉर इन यूक्रेन, न्यू कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट और द वायलेंस दैट इज erupted गोइंग बियॉन्ड द ड्राइस्ट प्रेडिक्शंस। क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट, उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, वो हम लोग जब गगनयान लॉन्च करेंगे तब। ठीक है, इंडिया चाइना के डिसएंगेजमेंट की बात है तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पता है, सीक्वेंस पूछा जा सकता है आपसे, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को दिया जा सकता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है ना, दौलत बेग ओल्डी, पेंगोंग से एंड ऑल दोस्त। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट्स आपको अरेंज करने के लिए पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। यूपीएससी आपसे उम्मीद करता है इतनी। राइट, सबसे नीचे है चुमार डैमचौक, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चुशूल अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पेंगोंग सो इंपॉर्टेंट है, हॉट स्प्रिंग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो रोड है ये जरूरी है, और दिस इज द गलवान वैली, दिस इज डॉलर बैकोल्डी। तो चार साइड जरूर याद रखिएगा। पेंगोंग सो, उसके ऊपर है आपकी हॉट स्प्रिंग, देन कम्स द गलवान एंड देन कम्स द दौलत बेग ओल्डी। ओके, ये इतना याद रखिएगा, एग्जाम में हेल्पफुल होगा आपको। जस्ट ओके, ये हैं वो मिस्टर नरीमन जिनकी डेथ हुई है, तो इन्हीं को लेकर ज़्यादा लोगों ने ट्रिब्यूट वगैरह दिए हैं, तो अच्छी बात है, आपको कम एडिटोरियल पढ़ने पड़ेंगे आज। जस्ट अ सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके, या इन्होंने भी इन्हीं की बात की है, इन्होंने भी इन्हीं की बात की है। यहाँ पर कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर को इरोड करने की बात की है, तो इन्होंने पूरा फोकस तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि पर ही रखा है, जो हमने देख लिया था कैसे इन्होंने बिल को कई कई टाइम पेंडिंग रखा। उसके बाद इस बार इन्होंने स्पीच देने से मना कर दिया। इनका कहना था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट, ओबियसली गवर्नमेंट ही लिख के देती है वो एड्रेस, हर स्टेट की गवर्नमेंट लिख के देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को लिख के देती है। तो इन्होंने कह दिया कि ये एड्रेस मेरी कंसाइंस के अगेंस्ट है। ठीक है, तो उन्होंने वो एड्रेस करने से मना कर दिया। तो फिर जानबूझकर ही गवर्नर उन स्टेट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां अपोजिशन का रूल है। राइट, इन्होंने भी फाली नरीमन पर ही एडिटोरियल लिखा हुआ है, यहाँ भी फाली नरीमन पर ही लिखा हुआ है, दिस अगेन फाली नरीमन, तो हमें इतना भी नहीं जानना उनके बारे में। ओके, इंडिया ओमान फ्री ट्रेड पैक्ट साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक वेस्ट एशिया में हमने सिर्फ यूएई के साथ एफटीए साइन किया है, उसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है दूसरी जगह पर। ठीक है, दी प्रपोज्ड एफटीए will boost Indian export in the West Asian region. Oman is looking to diversify its economy by reducing its dependence on oil and gas sector. India is looking for greater market access for its pharmaceutical, textiles, technology and agriculture products. अभी की अगर बात करें तो इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है ओमान को, इट इज जस्ट $4.5 billion, यानी कि ओमान के टोटल इंपोर्ट का जस्ट 6.6 हम लोग देते हैं उनको। ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ पोटेंशियल, काफी ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, और ओमान ने ही हमारे एमपी में एक फर्टिलाइजर प्लांट लगाया हुआ है। ठीक है, फर्टिलाइजर बहुत बड़े लेवल पे लगा हुआ है। यहाँ पर ये इसकी मीटिंग चल रही थी,
इसी काउंसिल की जिसकी हमने बात की अभी आपके साथ, ठीक है, उसके हमने उसका जो कॉम्पोजिशन है ना वो ज़रूरी है। उस पे ऑलरेडी वो 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, दोबारा भी पूछ लेगा। इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है टू चेक द स्प्रेड ऑफ अनऑथराइज्ड लैंडिंग थ्रू ऑनलाइन एप्स लाइक एफएसडीसी काउंसिल की मीटिंग में, ठीक है, जहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर होते हैं सभी, आरबीआई, सेबी वगैरह वगैरह। ओके, बंगाल में ये जो संदेश खली चल रहा है ऑब्वियसली बहुत बुरी चीज़ है, जिस तरह के एलिगेशंस लगे हैं वहाँ पर, और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कोशिश की है इसको हाइड करने की, ना कि उन क्रिमिनल्स को एग्जैक्टली पनिश करने की। ओके, दिस संदेश खली यहाँ पर रिवर कौन सी बहती है, कोला गाचिया रिवर। यहाँ पर कुछ विमेन अचानक से सामने आई, उन्होंने बताया कि हमारे पूरे विलेज में हैरेसमेंट होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, इवन रेप, गैंग रेप जैसे तक केस हैं, और एलिगेशन लगे हैं टीएमसी के ही कुछ वर्कर्स और एमएलएस पर। ठीक है? उसके बाद भी जो वहाँ की गवर्नमेंट है ममता बनर्जी की, उसने इस मैटर को दबाने की कोशिश की है, तो ये और ज्यादा भड़क गया मैटर। फिर गवर्नर ने वहां पर विजिट किया, उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है। उसके बाद फिर दूसरे बीजेपी के लीडर्स ने भी विजिट किया, फिर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन गई रेखा शर्मा, उन्होंने कहा कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है। बट हाँ, गलत तो है, बहुत गलत है, बहुत सीरियस एलिगेशन है यहाँ पर। अगेन फाली नरीमन। ओके, सो नथिंग स्पेशल एनीमोर। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आजकल न्यूज़पेपर थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, उसका रीज़न है बिकॉज मुझे अपने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ओके, लेकिन ऑब्वियसली जब तक मैं आपको नहीं कहता हूँ तब तक प्लीज़ आप न्यूज़पेपर टोटली अवॉइड नहीं करेंगे। ओके, वी विल कंटिन्यू इट टिल एटलीस्ट 1 मई, कि तब तक हम इसको ज़रूर कवर करेंगे, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक अगर आज न्यूज़ में चल रहा है तो वो फिर नहीं चलेगा, वो चलता रहता है, कई कई दिन चलता रहता है। तो हम लोग 1 मई या 30 अप्रैल तक अपना न्यूज़पेपर जरूर कंटिन्यू करेंगे। दी ओनली थिंग इज कि रेलेवेंट न्यूज़ कम होती जाएंगी तो आपका टाइम वैसे भी सेफ रहेगा। देखिए न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखिए आप कोचिंग के नोट्स पे डिपेंड हो जाएं वो ठीक है, कुछ नई कोचिंग्स भी हैं जिन पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, बट दी थिंग इज कि वो न्यू कोचिंग्स, वो क्या है यार, किसी कोचिंग के नोट से कुछ नहीं आ रहा है, 2 साल से आप देख ही रहे हो। अगर यकीन ना हो तो एग्जाम देने के बाद डू टॉक टू मी अबाउट दैट। ओके, बट आपका ईयर, आपका अटेम्प्ट बहुत प्रीशियस है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कोचिंग वाले तो इस बार फेल हो जाएंगे तो फिर कुछ इंप्रूव करेंगे, फिर कुछ नया करेंगे बेटर बनाने के लिए, लेकिन आपका 1 साल चला जाएगा खुद को बेटर बनाने में। सो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पे रिलाई कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, और मैंने आपके साथ एम्फेसाइज किया था कि प्लीज़ पीआईबी एंड डाउन टू अर्थ को स्किप नहीं करना, इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। ओके, एंड सबसे ज़्यादा अगर इस साल वेटेज किसी चीज़ का रहने की उम्मीद है तो वो है इंटरनेशनल रिलेशंस की। इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि उसमें आप वो उसको आप इंटरनेशनल रिलेशन की नज़र से देख लीजिए या फिर ज्योग्राफी के मैप की नज़र से देख लीजिए, क्योंकि सेम ठीक है। मैं इस मैप जो लोकेशंस इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही है उसको मैं इंटरनेशनल रिलेशन में ही काउंट कर लेता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन, और ये सिर्फ आपके न्यूज़पेपर से ही सॉल्व कर पाओगे आप, क्योंकि जो आप इन बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे खुद से, वो चीज़ कोई दूसरा आपको करके नहीं देगा किसी कोचिंग के लिए। उन्हें सिर्फ एक आर्टिकल चाहिए, वो बना के दे देते हैं, वो अपना पूरा 100% उसमें नहीं डालेंगे, वो आपको खुद ही करना होगा। ओके, सो प्लीज इसको सीरियसली लीजिएगा, पीआईबी, डाउन टू अर्थ एंड आपकी न्यूज़पेपर, ये तीन सोर्सेज को जरूर सीरियसली कीजिएगा। ओके, एंड अगेन टेस्ट पेपर्स, जो कोचिंग के टेस्ट पेपर्स हैं उन पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना प्लीज़, क्योंकि हमने ऐसे बच्चे देखे हैं पिछले 1-2 साल में जो कहते हैं कि 70-80 टेस्ट पेपर तक लगाएं, लेकिन कुछ आ नहीं रहा उनमें से, नहीं आएगा। वो यूपीएससी ध्यान रखता है कि क्या चल रहा है मार्केट में और क्या नहीं चल रहा है, वो नहीं पूछेगा आपसे वो चीज़ें। टेस्ट पेपर आप सिर्फ अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए प्रैक्टिस करते हो, वो मेन गोल होता है। अगर आप टेस्ट पेपर्स को लर्निंग के लिए ले रहे हो और अपनी रिवीजन में कटौती कर रहे हो तो वो आपको हॉन्ट करेगा वापस। ठीक है, आप लास्ट में कोई से भी 5-6 मॉक पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वो सिली मिस्टेक्स जो हो जाती हैं टाइम के प्रेशर में या एग्जाम हॉल के प्रेशर में, वो गलती आप रेक्टिफाई कर सको। यूज इट फॉर प्रैक्टिस पर्पज, नॉट फॉर दैट। और अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता, आप रेगुलर टेस्ट पेपर लगा ही रहे हो, कुछ बच्चे को देखा है वो रोज एक एक टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, एक टेस्ट पेपर लगाओगे उसके बाद उसका पूरा एनालिसिस पढ़ने जाओगे, आप दिन के 6 घंटे वहां खराब कर दोगे, और उन टेस्ट पेपर्स में से ज्यादा कुछ आना नहीं है। बेटर है अगर आपको भरोसा है कि आपने जो पढ़ा है, जो नोट्स बनाए वो अच्छे हैं, आपने थ्रू आउट द ईयर उतनी मेहनत की है, तो मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान दीजिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन यूपीएससी। रिवीजन कम करके आप टेस्ट पेपर्स पे रिलाई नहीं कर सकते, वो ब्लंडर हो जाएगा बहुत बड़ा। और अगर फिर भी आप लगा रहे हो तो ठीक है लगाओ, लेकिन वंस यू आर सेटिस्फाइड कि मेरे 60+ क्वेश्चन
ठीक हो गए, आई मीन योर स्कोर इज क्रॉसिंग 110। ठीक, अगर एक बार आपका इतना स्कोर क्रॉस कर रहा है ना टेस्ट पेपर में, आप उसको साइड में रख दो। आप उसको चेक करने मत बैठो कि मैं चलो सॉल्यूशन पढ़ लूँ सारे के सारे। वो पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्यूशन पढ़ने जाओगे, तुम अपना दिन खराब कर लोगे। आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको, आपको लग रहा है मेरा इस टेस्ट पेपर में 110 से ऊपर स्कोर आ गया, अब उसको उठा के साइड में फेंक दो। डोंट को कि मैं इसको चलो रीड कर लूँ, इससे मैं कुछ नॉलेज गेन कर लूंगा। नॉलेज गेन अगर आपने साल भर किया है तो वो काम आएगा, ये नहीं आएगा। और ये मैं सिर्फ आपसे अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये पिछले 3-4 साल से हो रहा है यूपीएससी में। Okay, anyway, rest, it all depends upon you. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.